दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज नंबर 22 है और ये सीरीज जीके एमसीक्यू टाइप की है। जीके की 22 नंबर सीरीज है और ये आज की सीरीज जेएमआरसी बेस्ड सीरीज है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेएमआरसी, रीट, एचएससी, पटवारी, पुलिस और हाई कोर्ट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, किस जिले का संबंध 15 अप्रैल 1982 से है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जिले का संबंध 15 अप्रैल 1982 को है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए धौलपुर जिला 15 अप्रैल 1982 को बना था और ये राजस्थान का धौलपुर जिला, और ये था अपने आप में 27वें नंबर का जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना था। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 और ये था 33वां जिला, राजस्थान का ये 33वां जिला था। और अब हम बात कर लेते हैं दौसा बना था 10 अप्रैल 1991 को बना था दौसा, और ये 29वें नंबर का जिला था। और अब हमारे पास जो है जिला करौली बना था 19 जुलाई 1997 में बना था और ये था 32वां जिला। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिले से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दोनों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करेंगे इसी के साथ में, सबसे पहले बात करेंगे डूंगरपुर के चीकली गांव और बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। और हम बात करें इसकी राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है और अधिकतम जो लंबाई है ये बांसवाड़ा में है और कम है वो डूंगरपुर में है। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बांसवाड़ा कर्क रेखा के नज़दीक है और गंगानगर जो कर्क रेखा से दूर है। और इसी के साथ में हम बात करें सूर्य की तिरछी किरणें, तो बात करें तो कोड़ा गांव गंगानगर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव में ये रेखा बिल्कुल सीधी पड़ती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन 3 में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सीमा एक देश से लगती है और वो है
पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है वो है 1070 किलोमीटर लंबी। और बात करें कि राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये जिले गंगानगर, और गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा लगती है। बीकानेर, बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा लगती है। 464 किमी ये जैसलमेर की और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के जिले की अधिकतम सीमा है 464 किलोमीटर जो जैसलमेर की। और अब आता है हमारे पास बाड़मेर जो 228 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के भारत की तरफ से ये राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, जबकि पाकिस्तान के जिले 9 लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की लगती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हरे कबूतर। हरे कबूतर की बात करें तो ये नागौरी उच्च भूमि और सरिस्का अलवर दोनों में ही पाए जाते। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों। राजस्थान में हरे कबूतर सरिस्का अलवर में और नागौरी उच्च भूमि दोनों में ही पाए जाते। ऑप्शन सी सही है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान में हरे कबूतर है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले हरियल पक्षी जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है उसी का ये हरी कबूतर है। हरे कबूतर तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उसका नाम है हरियल पक्षी। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला कौन सा जिला है। यहाँ पे हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता कौन से जिले में है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है, झालावाड़। और झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे जिला न पूछ करके अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थान कि सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, तब आपका आंसर माउंट आबू सिरोही होगा। क्योंकि अगर जिला पूछे तो झालावाड़ होगा, लेकिन स्थान पूछ लिया जाए तो आपको स्थान बताना है माउंट आबू सिरोही। और अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में हमारा डी तो यहाँ सही है। तो अब हम बात कर रहे हैं तो सिरोही की बात करें तो यहाँ पे जो माउंट आबू ये स्थान हो गया, जिसमें माउंट आबू सिरोही जहाँ पे स्थान है। और बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर इसका अपोजिट है, सर्वाधिक की बजाय यहाँ पे हम बात करें तो ये हो जाता है न्यूनतम, ये हो जाता है न्यूनतम। तो सबसे कम है वो जैसलमेर में है, यहाँ पे कम, और इसमें झालावाड़ में जो सर्वाधिक पाई जाती है। और बात करें इसी के साथ में हम आगे जोधपुर की, तो ये जोधपुर है वो सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर है और शुष्क जिला बीकानेर है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, जो उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। अगर हम बात करें जो के उत्पादन की तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान कितने नंबर पे है, तो आइए बात कर लेते हैं। जो उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वह दूसरा है। जो उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है।
प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है और जो राजस्थान है वो दूसरे नंबर पे है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में जयपुर में किया जाता है। और जौ के तापमान की बात करें तो 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीग्रेड। और चलते हैं बात कर लेते क्वेश्चन नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन 7 में, राजस्थान में पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है या हम कह सकते हैं अधिक वर्षा होती है, या तो हम कह सकते हैं कि जब भारी वर्षा होती है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो बाढ़ कहाँ आ जाती है। जब राजस्थान पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी मात्रा में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये बाढ़ आ जाती है बालोतरा में। बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। और बालोतरा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा होती है तो लूणी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो लूणी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। और बालोतरा में लूणी नदी के जो बालोतरा पेटे पे बसा हुआ है, इसलिए बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। लूणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिले की नाग पहाड़ियां है। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहने के बाद कच्छ के रन अरब सागर में जाकर के विलुप्त हो जाती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में, राजस्थान की किस झील से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नमक की, और वो भी सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक। ये किस झील से उत्पादित होता है, तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक ये पंचभद्रा बाड़मेर, पंचभद्रा बाड़मेर इस झील से शुद्ध सर्वाधिक किस्म का सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है। और ये 98% इसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड होता है। सोडियम और क्लोराइड होता है, ये 98% होता है। और अगर हम बात करें पंचभद्रा झील की, तो पंचा नामक भील ने एक दलदल को सुखा करके इस झील का निर्माण किया था और उसी के नाम पे इसका पंचभद्रा नाम रखा गया है। आगे हम बात करते हैं डीडवाना, ये नागौर में है। डीडवाना नागौर में है और यहाँ पे खालडा भी कहते हैं, इसको खालडा भी कहा जाता है। निजी संस्थाओं जिसमें देवल नामक एक संस्था है जो नमक उत्पादित करती है। और यहाँ पे नमक सर्वाधिक उत्पादित होता है लेकिन खाने योग्य नहीं है। इसका नमक का उपयोग चमड़ा व कागज उद्योग के लिए उपयोगी है। जो डीडवाना झील है उसका चमड़ा व कागज उद्योग के लिए उपयोगी नमक है, जो खाने के उपयोग में नहीं है। अब हमारे पास है सांबर। ये सांबर झील जयपुर में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये फुलेरा गांव में आती है और इसका कुछ भाग नागौर जिले में भी आता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से सारा जो कंट्रोल है वो जयपुर करता है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है सांबर। और सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान ने किया था, ऐसा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उल्लेखित है। और देश में सर्वाधिक नमक 8.7% इसी झील से प्राप्त किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में
पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग यानी पेइंग करना, पे भुगतान करना, और गेस्ट के रूप में रहना। ऐसी योजना कि जो पर्यटक वगैरह आते हैं वो पे करके किसी फैमिली के साथ में रह सकते हैं, तो ये पेइंग गेस्ट योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी ऑप्शन ए 27 सितंबर 1991 को। और अगर हम बात करें तो पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 27 सितंबर को। उसी दिन से ये पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है, और पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है 27 सितंबर 1991 में, और पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में। बात करें 24 जून 2015 को, तो नवीन पर्यटन नीति घोषित की गई थी। नवीन पर्यटन नीति घोषित हुई थी, ये हुई थी 4 जून 2015 को। और अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास, जो 2 अक्टूबर 1996 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये जयपुर से शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1996 को। आगे हमारे पास है 29 नवंबर 2004 विलेज ऑन व्हील्स, इस योजना का शुरुआत किया गया था 29 नवंबर 2004 को, विलेज ऑन व्हील्स। और यहाँ पे हमारा पेइंग गेस्ट का जो आंसर था ऑप्शन ए 27 सितंबर 1991 में था। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक शेयर करते रहें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 10 में, वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक ग्रंथ है वीर विनोद, और इसके रचनाकार या हम कह सकते हैं वीर विनोद का कवि कौन था? तो ये कवि था श्यामल दास। श्यामल दास, और मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के काल में श्यामल दास ने इसकी रचना की थी वीर विनोद की। बात करें बी की, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, पद्मावत की। और चंद्रशेखर, ये सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की थी, और सुरजन चरित्र में बूंदी के सुरजनहाड़ा का वर्णन मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नामक रचना की थी, और रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य की लड़ाई और महारानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया था। आगे बीठू सुजा, राव जेत सिंह रोचंद नामक रचना बीठू सुजा ने लिखी थी, और आगे चल करके राव जेत सिंह रोचंद बीकानेर का काव्य ग्रंथ बन गया था। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।